नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 258वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार देखिए फिर से हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग ही अंदाज में, जहां आपको खबर हम सुनाएंगे भी और खबर हम आपको दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की। तो कान खोल लीजिए, दिल लगा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। अब चर्चा कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा एक बार फिर से रद्द कर दी गई है। बता दें, देश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 13 और 26 सितंबर 2025 के बीच आयोजित कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन विभिन्न परीक्षा केंद्र में तकनीकी खराबी, प्रशासनिक कारण और सीट पूरी तरह से उपलब्ध न होने के कारण एसएससी की ओर से एसएससी सीजीएल 2025 की जो परीक्षाएं हैं एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। एसएससी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई है और कई जगहों पर परीक्षाएं रद्द की गई हैं। कहां पर की गई है, इस पर भी अब बात कर लेते हैं। गुरुग्राम, कोलकाता और साथ ही जम्मू जैसे शहरों में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा सफलतापूर्वक तरीके से न होने के कारण अब छात्रों में एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली के भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में भी परीक्षा रद्द कर दी गई। आधिकारिक अधिसूचना के तहत ये आदेश जारी किया गया। 3 दिन लगातार जो है परीक्षा देखने को मिली, लगातार परीक्षाएं रद्द देखने को मिली। अब बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, क्यों इतनी खामियां देखने को मिल रही है? तो देखिए, अब जो ये परीक्षा है इसको 24, 25 और 26 सितंबर को आयोजित करवाया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। एसएससी सीजीएल परीक्षा एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन रद्द हुई है। तो दिल्ली समेत कई परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी पाई गई और परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने नाराजगी भी व्यक्त की है कि ये बार बार स्थगित क्यों हो रही है परीक्षाएं। जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा है, क्यों प्रशासन इसको निष्पक्ष तरीके से नहीं करवा पा रहा है। ये खामी कहीं ना कहीं प्रिया एक तरीके से सिस्टम में ही है कि इन परीक्षाओं को वो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। एसएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो बहुत टफ एग्जाम होता है और उस एग्जाम में 12-12 घंटे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कई सालों से वो इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और ऐसे में अगर उनकी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी, आप सोचें कि आपने पूरा खाना बना लिया, लेकिन जब वो खाने की नौबत आई तो उस वक्त तो खाना गिर गया, वो स्टूडेंट के किसी काम का नहीं रहा है, उनकी मेहनत पर तो पानी फिर गया है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी खामी है जो सिस्टम में है, जिसका भुगतान यहाँ पे स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। जिस तरीके से देखने को मिला, 12 तारीख को एग्जाम होना था, फिर वो भी रद्द कर दिया गया। 13 को गया, 13 भी नहीं हो पाया, फिर 14 को भी परीक्षा नहीं हो पाई है। अब फिर से जैसे कि आपने बताया, तारीखें अब आगे बढ़ा दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार देखने को मिलता है परीक्षाएं रद्द हो जाती है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, लगातार ऐसी खबरें सामने आती है। ये कोई पहला एग्जाम नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब भी बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इतनी तैयारी करते हैं, जब एग्जाम पास आता है तो परीक्षा रद्द हो जाती है। देखने को मिला, खामियों की बात करें तो कई सवाल यहाँ पर खड़े भी होते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया, हम अपने सेंटर पर गए तो वहाँ पर देखने को मिला सिस्टम में गूगल चल रहा है, और जबकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो गूगल वहाँ पर नहीं चलता है। ऐसा क्यों हुआ? बात करें हम नेटवर्क की, तो बताया जा रहा है कि कहीं पर नेटवर्क नहीं था। और हम हरियाणा की गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ पर दोनों शिफ्टों में एग्जाम कैंसिल देखने को मिला, और जो तीनों दिन रहा, बात हम 12 की करें, 13 की करें, 14 की करें, तो तीनों दिन परीक्षा वहाँ पर नहीं हो पाई। ये इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है और इसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एकदम गंभीरता से इस विषय को लिया जाए, क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम है या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आयोजित करवाए जा रहे हों। बिल्कुल, ये काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं और इसके लिए तैयारियां भी काफ़ी अच्छी खासी स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन अगर उसमें खामियां पाई जाएंगी और उन खामियों के चलते अल्टीमेटली अगर स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स तो सवाल पूछेंगे, स्टूडेंट्स नाराज़ भी होंगे और वो बार बार ये सवाल करेंगे प्रशासन से, सिस्टम से कि हमारी तरफ से आखिर क्या
क्या कमी रही है जो हमें इस तरह से इसे भुगतना पड़ रहा है, जो हमें परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एक जो एस्पिरेंट होता है वो जब तैयारी करता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर जब उसका एग्ज़ाम होगा वो उसके हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल तय करता है, कब उसे रिवीजन करना होगा, कब उसको अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, किस टॉपिक को किस तरह से कवर करना होगा। खाना पीना छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होता है। फोकस ये होता है कि वो किसी तरीके से अपना सारा सिलेबस कवर करे और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपना जाकर एग्ज़ाम दे, क्योंकि मेंटली भी तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि नर्वसनेस में आप अपने एग्जाम में गड़बड़ी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है और इतनी कोचिंग की फीस दी जाती है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स, वो भी एक तरीके से बर्बादी जा रही है। अगर प्रशासन की खामियों की वजह से जो एग्ज़ाम से उनकी डेट कैंसिल हो रही है या उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। हम इसीलिए इस विषय को उठा भी रहे हैं ताकि इस पर सरकार की भी नज़र जाए और जो परेशानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो रही है वो उनको ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। देखिए पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपने कहा स्टूडेंट्स कितने टाइम से तैयारी करते हैं कि हाँ भाई अब एग्जाम आएगा और हमें एग्जाम देना है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है, काफ़ी समय से तैयारी करते हैं। आप बताएं खाना पीना, बच्चे अपनी रात की नींदें भी छोड़ देते हैं कि भाई पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है, और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई एग्जाम रद्द हो गया है, एग्जाम नहीं होगा। इस तरह की खामियां हमें लगातार देखने को मिलती है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है। बिल्कुल, और इसके पीछे मुझे जो रीज़न लगते हैं वो सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे ये लगता है कि जब सिस्टम की तरफ से कोई भी खामी आ रही है या फिर कमी आ रही है तो एक बड़ा रीज़न होता है जो लापरवाही होता है। दूसरा बड़ा रीज़न होता है जिस पर चर्चा नहीं होती है आजकल, लेकिन करप्शन बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि वी नेवर नो कि हमें जो रीज़न आगे से दिया जा रहा है पीछे उसकी वजह क्या है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत कसने की ज़रूरत है। पूजा, देखिए जैसे कि आपने बताया, अभी बात कर लेते हैं अभी कुछ समय पहले की भी एसएससी के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन भी किया था, आपको याद होगा, सड़कों पर उतरे थे, टीचर्स भी उतरे थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली। उस समय पर सरकार की तरफ से बोला गया था कि सभी चीजें ठीक होंगी, अच्छे से एग्जाम होंगे, कोई खामियां नहीं होगी, पर अब फिर से देखा गया 3 दिन एग्जाम रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, और वो तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स आप पर, जो एस्पिरेंट्स आप पर भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा भी फिर कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आता है। आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी आजकल कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जितने ज़्यादा पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे जो तैयारी करते थे या एग्ज़ाम देते थे, उतने अब नहीं हैं। अब लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो व्यवस्था आपने पहले उन्हें दी है वो व्यवस्था उन्हें राज नहीं आ रही है। वो व्यवस्था, वो सुविधा उनके हिसाब से उनके कंफर्ट जोन में नहीं है। अगर उनको उसके लिए ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है तो वो उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द टाइम किसको नुकसान होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को इससे नुकसान होगा। और इसलिए नुकसान होगा क्योंकि आपके पास फिर ना तो कोई कैंडिडेट होगा, ना कोई एस्पिरेंट होगा। कुछ वक्त बाद लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही सिर्फ रुख करने लग जाएंगे, क्योंकि एक मेरिट लिस्ट में आने के लिए उन्होंने इतनी पढ़ाई की, लेकिन अगर उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है या एग्जाम भी सही टाइम पे नहीं हो पा रहा है तो वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये तो रही जो हमने एसएससी एग्जाम को लेकर आपको जानकारी दी है। इसके बाद अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखती है। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज जो है वो ऐसा बढ़ा है कि लोग कैश रखना ही भूल गए हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात भी है। शायद हमारे आपके पास भी आज कैश उतना नहीं होगा जितना हम पहले रखते थे। बिल्कुल, स्मार्टफोन में पेमेंट की सुविधा मिलने के बाद से लोगों के लिए ट्रांजैक्शन लेन देन आसान हो गया है। सरकार की ओर से भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई फैसिलिटीज, नए बदलाव किए जाते हैं। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। आज के टाइम में हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं होता है कि पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो। और ऐसा ही एक बदलाव अब ना यूपीआई में देखने को मिल गया है। इससे पहले भी अगस्त के महीने में देखा गया था, यूपीआई में बदलाव किए गए थे, और एक बार फिर से सितंबर के महीने में यूपीआई में बदलाव किए गए हैं। जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें बदलाव किए गए हैं और ये आज से ही बदलाव होने वाला है। अब क्या बदलाव है, इन पर भी बात करेंगे। पिछले महीने अगस्त में भी यूपीआई के नियमों में बदलाव देखने को मिला था और अब 15 सितंबर से एक बार फिर से यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स
इंटरफेस के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल पेमेंट को भी आसान बनाने के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिए हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का अब ऐलान कर दिया गया है। जितनी लिमिट पहले थी अब उसको बढ़ा दिया गया है और जिससे अब जो जिस तरीके से हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, अब वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यूपीआई के जरिए अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं वो अब आपके लिए आसान होने वाली है। ये खबर आपके लिए है, तो आप इस खबर को जरूर सुनिए। तो आप देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपको भरना है या फिर लोन की ईएमआई आप भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं, तो अब आपकी पेमेंट लिमिट बढ़ गई है। 15 सितंबर से आप ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 12 अन्य कैटेगरीज के लिए भी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो है उनको बढ़ा दिया गया है। यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट आज के वक्त में ऐसा हो गया है हमारे लिए, जैसा पहले हमारे जेब में हाथ डालते थे तो पैसे निकल आते थे। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन ये तो मैंने खुद अपने साथ भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है कि अगर मेरे से कोई कहीं पे कैश मांग ले, मेरे पास नहीं होता है। हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट यूपीआई या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर हो गए हैं। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, मुझे लगता है ये आपके साथ भी या बाकियों के साथ भी ऐसा हो गया होगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसी के ऊपर। जब मैं छोटी थी या कुछ सालों पहले की बात करें तो ऐसा होता था ना कि कोई कपड़े हमने उतार दिए, उसके बाद जेब में जरूर पैसे निकलते थे। बिल्कुल। और आज के टाइम में हमारे पर्स में भी पैसे नहीं निकलते। बिल्कुल। अभी मैं कुछ टाइम पहले की बात करती हूँ, मैं रिक्शे में बैठी थी और मेरे को लगा ऑनलाइन हो जाएगा, उसके पास ऑनलाइन ही था। मैंने अपना पर्स खोला, मुझे लगा कि होंगे 10-20 रुपए तो होंगे, उसमें 1 रुपया भी नहीं था। मतलब कहते हैं ना कि अब इस टाइम ऐसा हो गया है कि जो पेमेंट करनी है हमें ऑनलाइन करनी है, बिल्कुल हम कैशलेस हो चुके हैं। ऐसा कई मौक़ों पर मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, कैश नहीं होता है। और ऐसा कई बार होता है ना कि कई जगह आपको नेटवर्क नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही। मेरे साथ यहाँ हमारे ऑफिस की कैंटीन में हुआ है। मैंने खाना खा लिया और उसके बाद मैं पेमेंट करने के लिए गई और वो नेटवर्क नहीं था, या आई डोंट नो, कभी कभी जो आपका बैंक का सर्वर होता है वो भी डाउन होता है, तो पेमेंट नहीं हो रही थी उससे और मेरे पास कैश भी नहीं था देने के लिए। और फिर मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ कि एक तो मैंने इनका खाना खा लिया, ऊपर से मेरे पास उसको पे करने के लिए अब कुछ नहीं है। फिर वो भाईबंदी वाली बात है कि बोले बाद में दे देंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन ऐसे आप हर जगह नहीं बच सकते हैं, तो इसीलिए कोशिश करा करिए कि अपने पास थोड़ा बहुत तो कैश रखा ही करिए। बिल्कुल सही कहा, कभी ऐसी नौबत ना आ जाए कि बर्तन धोने पड़ जाए, ना कैश है ना ऑनलाइन हो रहा, भाई कोई भी अब ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा देखा गया है ना, रेस्टोरेंट में लोग ये करते हैं कि जाके खा लेते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास देने के लिए, फिर उनको अल्टीमेटली उनको बर्तन धोने पड़ते हैं, तो बर्तन धोने से ही बचना चाहते हैं। तो ये अच्छी खबर है एक आपके लिए कि आपके जो ट्रांजैक्शन है उसको भी अब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और चाहे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनपीसीआई ने यूपीआई के ज़रिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है। तो इसीलिए आपकी काम की खबर है, क्योंकि आज की डेट पे हर कोई, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बहुत ईजी हो जाता है। आप इवन अपने घर के बिजली का बिल भी भरते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं। मुझे नहीं लगता आप कोई वहाँ जाता भी होगा ऑफिस में, सब लोग ऑनलाइन ही प्रोसीड कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग ज़्यादा पेमेंट करते हैं, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप लोन की ईएमआई भरते हैं, आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों की चीज़ें जो हैं जो घर पे आ रही हैं वो ईएमआई पर ही आ रही हैं। 10-10 लोगों की ईएमआईज़ चल रही होती है अलग अलग चीज़ों की, तो उसके लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ पैसे खुद ही कट जाते हैं। ईएमआई से याद आया, आपने काफी मीम्स भी देखे होंगे और आपने भी देखे होंगे। कई बार देखा जाता है कि भाई सैलरी आई है आज 30-40 हज़ार जितनी भी है, सब खत्म 2000 भाई ईएमआई जा रही है, इतना रेंट जा रहा है, फ्रिज लिया है, एसी लिया है, बाइक ली है, गाड़ी ली है, पूरी सैलरी ईएमआई में चली जाती है और ले दे के कुछ चिल्लर बच जाते हैं और ऐसा, इससे बचने के लिए मैंने एक चीज़ की, मैंने कभी कोई चीज़ ईएमआई पे नहीं ली, क्योंकि ईएमआई पे आप ले लेते हैं, पैसा तो आ जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब आपकी सैलरी आती है मंथ की स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। अगर वो आधे महीने भी थोड़ी बहुत उतनी ही बरकरार रहा है तो भी ठीक लगता है, लेकिन अगर वो आ गई और एकदम से चली गई तो उसका आना और ना आना एकदम बराबर लगता है। देखिए, जैसे अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। अब सभी चीज़ें बैंक से कनेक्टेड हो गई है, सैलरी आई है और वो एक एक करके आपके पास नोटिफिकेशन आता है, इस चीज़ की सैलरी, इस चीज़ के पैसे कटे, इस चीज़ की कटे, आपने बाइक लिए, जो भी लिए, एक एक करके 2000, 3000, 4000 जितनी भी आपकी लिमिट होती है वो कटते चले जाते हैं और बस से वही ले दे के खर्चा पानी बच जाता है बस और फिर लोग फिर पूरा महीना उसी में अपना काटते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ घंटे की खुशी होती है बस,
कि जब आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है और उसके बाद फिर वो डेबिट होनी स्टार्ट हो गई और कटनी शुरू हो गई। तो 15 सितंबर यानी कि आज से आप जिस तरह के ट्रांजैक्शंस का जिक्र हमने ऊपर किया है उसके लिए 24 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे, जो पिछले से ज़्यादा है। और कुछ और भी कैटेगरीज है जिनके लिए डेली ट्रांजैक्शंस लिमिट्स जो है वो बढ़ा दी गई है, तो वो भी आपके लिए एक बेहतर खबर ही है। अब ऐसा नहीं होगा, आपने एक चीज़ नोटिस की है, ऐसा हमारे साथ हुआ तो इसलिए मैं जिक्र करना चाहती हूँ इसका अपने दर्शकों के साथ, ताकि वो इस चीज़ में फंसे ना कभी। जब आप कभी ट्रिप पर जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, तो यूजुअली आप क्या करते हैं कि आप सब लोग एक ही इंसान को पैसे दे देते हैं कि यही पेमेंट करेगा और उसमें आपका बजट भी मेंटेन रहता है। लेकिन ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ कि हमने एक इंसान को पैसे दे दिए, उसने सारी ट्रांजैक्शन करनी स्टार्ट की, एक टाइम के बाद वो कर ही नहीं पाया, लिमिट आउट हो गई और पैसे फंसे रह गए, फिर वो हमें वापस भी नहीं सेंड कर पाया। तो फिर इसलिए भी ये खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है कि और ट्रांजैक्शन सब आप कर सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं अब, और कुछ और आपको खबरें बताते हैं जो आपसे जिनका ताल्लुक है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। मौसम की अगर बात करें तो राजधानी में मॉनसून की रफ्तार अब सुस्त पड़ गई है। दिल्ली में आज भी बारिश नहीं होने और धूप खिलने की ही संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। और आज रात आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली वालों की बात करें, एनसीआर वालों की बात करें, सभी को बारिश का इंतजार है, क्योंकि इतने दिन से लगातार धूप देखने को मिल रही है, गर्मी से हाल बेहाल है। गुरुग्राम में आज बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। यहाँ अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। वहीं गाजियाबाद में आज दोपहर धूप खिली रहेगी। और साथ ही आपको बता दें कि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बता दें कि देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। देखिए पूजा, नुकसान की बात हुई तो देश भर से तस्वीरें ऐसी सामने आई। बिल्कुल, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, एनसीआर की। यमुना का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा था। बिल्कुल, हिमाचल में कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, सड़कें टूट गई थी, लगातार लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा था। ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि हम अपनी आंखों से देख रहे थे किस तरीके से घर भर कर नीचे गिर रहे थे, घर खत्म हो गए थे, खेतों में पानी भर गया था। हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली थी। बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। कई राज्यों में बाढ़ की वजह से भारी जनधन का नुकसान हुआ था। पंजाब में बाढ़ का काफी असर दिखाई दिया था और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। दिल्ली की भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे और यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी थी। दिल्ली के भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली थी। हालांकि अब यहाँ पर शांति देखने को मिल रही है, पर एक बार फिर से बोल दिया गया है कि अब बारिश देखने को मिल सकती है। क्या पूछा, फिर से इस तरीके के हालात देखने को मिल सकते हैं क्या? फिर से इस तरह के हालात तो नहीं होंगे अब, क्योंकि अब मानसून सीजन जो है वो खत्म होने की कगार पर आ गया है। और बारिश को लेकर एनसीआर में बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया है कि बादल छाए रह सकते हैं। अब बारिश तो देखिए थोड़ी बहुत जितनी होगी उतनी होगी, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चीज़ से है, उमस होगी। अभी भी उमस है बाहर। जब या तो बारिश हो रही है तो उमस से लोग परेशान नहीं रहते, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है और मानसून सीजन है और धूप निकल रही है तो फिर लोग उमस से परेशान होते हैं। वो जो चिपचिपाती हुई गर्मी हो गई है। मैं कल की बात कर लेती हूँ, ज़्यादा दिन पहले की नहीं। मैं अपने पीजी में थी और आराम से एसी में सो के गई, यहाँ से उठी, उसके बाद मैं नीचे गई, ऐसा हो गया भाई इतनी उमस, इतनी गर्मी, क्या हो रहा है। और मेरे पीजी में ऐसे बात चल रही थी तो लड़कियां बोलती है अब तो बारिश हो जाए भाई, गर्मी बहुत हो गई है। जिस तरीके के हालात पर कुछ दिन पहले देखने को मिले थे बारिश के बाद, पर आज लोग फिर से बोल रहे हैं कि बारिश हो जाए। इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, लगातार धूप देखने को मिल रही है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वो जो चिपचिपाती हुई उमस भरी गर्मी होती है तो तैयार तो उसके लिए रहिएगा ही आप, क्योंकि बारिश होगी भी। अब तो मुझे नहीं लगता कि बारिश उतनी ज़्यादा होगी जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि अब एंड ऑफ मॉनसून सीज़न है और अब तो वैसे भी सर्दियों का टाइम आने वाला है। और दिल्ली की सर्दी तो बहुत ही हसीन सर्दी होती है। हालांकि दिल्ली में जो भी मौसम हो वो एट इट्स एक्सट्रीम होता है। गर्मी होती है तो भयंकर गर्मी होती है, बारिश होती है तो भयंकर बारिश होती है, और सर्दी होती है तो सर्दी भी भयंकर ही होती है। लेकिन स्टिल फिर भी सर्दी बर्दाश्त कर ली जाती है जो दिल्ली की होती है, पर गर्मी तो भैया नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत राहत की खबर ये है कि आंशिक रूप से बादल जो है वो छाए रहने वाले हैं, तो उसके को लेकर आप इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत जब आप सो रहे होंगे तो तब बरसात हो सकती है। फिलहाल देखिए ये तो मौसम की बात रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जिसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ता है और आप परेशान होते हैं उस चीज़ से। पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, जो
खबर सुन के आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दाम बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। पेट्रोल के दाम जो है आज 94.77 रुपये प्रति लीटर है, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर है और सीएनजी के जो दाम है वो 76.59 प्रति किलोग्राम है। ये दाम देख के मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। प्रिया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो याद आता है कि भाई पेट्रोल भरवाना है, सीएनजी भरवानी है, तो फिर सीधा हम देखते हैं जेब में कितने पैसे हैं भाई। बिल्कुल, कि भाई उसी हिसाब से हम पेट्रोल भरवाते हैं। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की तरफ से भी लगातार कहा जाता है कि भाई आप दामों को थोड़ा नीचे कर दीजिए, क्योंकि हमारी जितनी सैलरी आधी तो हमारी पेट्रोल में जा रही है। मेरी तो जा रही है। तेल भराते भराते लोगों का तेल निकलना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है। और जहां वादा किया गया था हमसे कि हमें कम दाम में पेट्रोल मिलेगा, वहाँ हम सेंचुरी के करीब है, तो लोग बस 100 पूरा ही होने वाला है, 100 पूरा हो जाएगा कुछ टाइम में। और ये शतक हम इसमें नहीं लगाना चाहते थे आम जनता तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहती है, और वो पेट्रोल चलता भी नहीं है उतना। इसी वजह से लोग अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है आपको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी ले लेना चाहिए। बस पूजा, अब आपने सजेस्ट कर दिया तो अब जल्दी करना पड़ेगा। जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उस तरीके से तो हम ही क्या, आपको भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, आप एक हफ्ता नहीं चलता है, आप अगर पेट्रोल की टंकी फुल भी करवा लें। अरे टंकी फुल तो छोड़ो, आजकल तो लोग सोचते हैं अभी का काम चल जाए, बस अभी जेब में इतने हैं, 94 रुपये हो रखा है तो बस इतना हो जाए, टंकी फुल बाद में देख लेंगे। भाई तू अभी इतना कर दे। बिल्कुल, और इसी वजह से मुझे तो कभी कभी पेट्रोल पंप्स पे भीड़ भी कम नज़र आने लगी है। जब इतना ज़्यादा, मैंने पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे पेट्रोल पंप पर काफ़ी लाइन लगी हुई नज़र आती थी। अब वो सीएनजी पंप पे नज़र आती है। आपने नोटिस किया होगा, इतनी पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं आती है पेट्रोल भरवाने के लिए जितनी सीएनजी की गाड़ियाँ होती। कई किलोमीटर लंबा जाम, उनकी वजह से तो रोड भी ब्लॉक हो जाती है। पूजा, आपने एक चीज़ नोटिस की है ना, की पर मैंने की है, मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए, काफी गाड़ी होती है जो काफी खाली पेट्रोल की होती है, दोनों चीज नहीं होती। अब लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी में भाई सीएनजी फिट करवा रहे हैं बाहर से। हाँ। कि भाई सीएनजी फिट कर दो, अब जेब हमारी हो चुकी है खाली, अब हमसे पेट्रोल नहीं भरवाया जाएगा, अब हम लगवाते हैं सीएनजी, अब सीएनजी पे चलाते हैं। देखा भी होगा आपने। बिल्कुल, जो बाहर से लगती है वो कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं होती है, लेकिन अब लोगों को अपना देखिए घर का बजट तो देखना ही है, और उसके हिसाब से तब भी सीएनजी के दाम भी 76 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन फायदा चलिए इसमें ये है कि ये एवरेज अच्छी दे देती है। जहाँ पेट्रोल आपका एक हफ्ते हार्डली चलता है, एक फुल टैंक, या 10 दिन चलता है, वहीं सीएनजी आपका 2-2.5 हफ्ता खींच ही लेती है। तो ये तो पेट्रोल और जो डीजल है, सीएनजी है, उसके दाम हैं। अब हम सोने के दाम आपको बता देते हैं। आज क्या है सोने के दाम और चांदी के दाम? 1,11,323 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम है, और जो चांदी के दाम है वो 1,36,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। और ये दोनों ही 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, जिनको देखकर अब डर लगने लगा है कि ये वापस कब आएंगे और हम कब ले पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लोग सोना लेना हो, कहते हैं ना कि हर करवा चौथ पे भाई हमें गोल्ड लेना है। आजकल सोचना पड़ता है कि भाई गोल्ड ले या ना ले, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं अब तो ऐसा होता है कि भाई छोटी से छोटी चीजें बनवा लो। पहले क्या होता था भाई, देखने को मिलता था महिलाओं के गले में होते थे लंबे लंबे हार, कंठियां कानों में, और आज जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो भाई आज तो महिलाओं के पतिदेव भी बोलते हैं कि भाई नहीं, इस बार रहने दो, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और नेक्स्ट टाइम अब जल्दी से आता ही नहीं है। बिल्कुल, और अब तो देखिए त्योहारी सीजन आने वाला है। अब जब श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र खत्म होंगे, उसके बाद तो लोगों की शादियां शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद वो जाएंगे अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए। कुछ जो रिश्तेदार होते हैं वो जाएंगे जो उन्हें शादियों में गिफ्ट करना है जाके वो बनवाने के लिए, और तब आपकी जेब पर बहुत भारी असर इसका पड़ने वाला है। तो आप ज़रा देख लीजिए। आप सोने के दाम तो कम नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ ग्राम कम कर सकते हैं। स्पेशली किसी को अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई नापने नहीं वाला है कि आपने कितने ग्राम का सोना दिया है, क्योंकि दाम जिस गति से बढ़ रहे हैं ना, सीधा असर हमारी जेब पे पड़ रहा है, जेब खाली हो रही है। हम कहते हैं ना कि हम सेविंग कर रहे हैं, भाई हमने हर मंथ अपनी सैलरी से बचाए 10,000 20,000 रुपये अलग से किए, और एक बार डिमांड हुई कि भाई अब ये चाहिए, और वो जो हमारी सेविंग होती है वो कब चली गई हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हर चीज़ में दाम देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने पेट्रोल की भी बात की, सीएनजी की भी बात की, और हम अब सोने चांदी की बात कर रहे हैं। दाम जो है उनकी गति अब बढ़ती जा रही है। पूजा थमने का नाम ही नहीं ले रही है कि हाँ भाई कि आज सोना सस्ता हो जाए कि मैं आज ही इतना ले लूँ। अब तो ऐसा होता है कि भाई अब बढ़ रहा है, जितना है उतना ठीक है। तो कहीं तो राहत मिले इंसान को। हालांकि जो प्रेडिक्शंस है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने कल ही सुना तो मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को। एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया था कि
जो सोने के दाम हैं वो 1 लाख के ऊपर तो अभी है, लेकिन वो नीचे भी आ सकते हैं बहुत, यानी कि 85 तक भी आ सकते हैं। तो आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। ऐसे ही उनकी तरफ से बताया गया था जो स्टॉक्स होते हैं वो भी, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। तो आप जितना अलर्ट रहेंगे ना, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कम में सोना खरीद लेंगे एकदम से वो बढ़ जाएगा, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोना खरीद रहे हैं या चांदी खरीद रहे हैं तो फिर तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मैं तो बस प्रिया यही उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे सोना नीचे आएगा उसके बाद मैं सोचूं और जाके कुछ ले लूँ। अब तो आपकी बात सुन के अब तो मुझे भी हो गया है कि भाई जल्द से जल्द सोना जब भी सस्ता हो और मैं भी जल्द से जल्द दूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब सुनने में ऐसा आ रहा है, वैसे हालांकि होगा या नहीं होगा ये सब बात की बातें हैं। तो देखिए, ये तो सोने चांदी के दाम थे, पेट्रोल डीजल के दाम थे और मौसम की अपडेट हमने आपको दी थी कि हालात किस तरह के हैं और किस तरह के रहने वाले हैं। फिलहाल समय की कमी है तो रेडियो टीवी के इस कार्यक्रम की समाप्ति यहीं पर।